फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स पेपर में इंटरफेरेंस चल रहा था। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म, यानी फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण। अपना चल रहा था फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। इसमें अपन ने पढ़ लिया था फानाकार फिल्म थीटा एंगल पर झुकी हुई कोई फिल्म थी। इसके ऊपर प्रकाश किरण आपतित हो रही थी। इस बिंदु पर आयाम का विभाजन से एक तरंग तो परावर्तित हो रही थी और जो शेष तरंग है वो अपवर्तित होती हुई इस बिंदु पर आपतित हो रही थी। यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ गई और यहाँ से इसका आधा भाग बाहर निकल गया और आधा भाग वापस परावर्तित हो गया। तो ये जो दो तरंगें थी, तरंग 1 और तरंग 2, तरंग 1 और तरंग 2 थी, इनके मध्य पथांतर ज्ञात किया था। पथांतर इस बिंदु से इस तरंग एक पर इस बिंदु से एक नंबर की किरण है या जो तरंग है उसके ऊपर लंब डाला था। तो ये आगे की दूरी तो क्या है, ये वाली दूरी सेम है, ये वाली दूरी सेम है। प्रकाश स्रोत से इस वाले बिंदु तक सेम दूरी तय की है। एक नंबर किरण है तो ये दूरी तय की है हवा में, और 2 नंबर ने म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में ये दूरी तय की है। यहाँ से अपने पास पथांतर आया था ये कोण थीटा था। पथांतर का मान आया था अपने पास 2μt cos थीटा प्लस r, ये आया था पथांतर। स्टोक के नियम से स्टोक ने क्या बताया था, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो उसमें λ/2 का पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न होता है। स्टोक क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो λ/2 का अतिरिक्त पथांतर और पाई अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ देखो पथांतर, अब प्रभावी पथांतर कितना हो गया, प्रभावी पथांतर हो गया 2μt cos थीटा प्लस r। ये अपने पास आ गया था कल, ये आ गया था कल। r क्या था, ये आपका i था, ये i था, और ये कौन था, r, ये r था। अब यदि ये किरण जो इस समतल पर आपतित हो रही है, ये लंबवत आपतित हो, यहाँ तो देखो ये समतल और इस समतल पर यूं आपतित हो रही है, यानी इंसिडेंट एंगल I का मान कुछ है। यदि ये लंबवत आपतित हो तो I का मान जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल I है, और ये R जो एंगल है, इनके मान 0 हो जाएंगे। तो इसमें लिखूं लंबवत आपतन पर ये पथांतर कल आ गया था। इसमें लिखो प्रकाश किरण फानाकार फिल्म पर लंबवत आपतित हो, तब यह आपका कोण I और ये कोण R, इनके मान 0 हो जाएंगे। लंबवत आपतित हो यानी ये जो किरण है ये यूं आपतित ना हो के यूं आपतित हो, लंबवत आपतित हो तो I और R के मान 0, अतः प्रभावी पथांतर
अतः प्रभावी पथांतर, प्रभावी पथांतर कितना हो जाएगा? प्रभावी पथांतर हो जाएगा आपका 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लेमड़ा बाई 2। यहाँ लेमड़ा बाई 2 भी तो किया था ना स्टोक से, लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2, यानी आर का मान 0 रख दिया। अतः प्रभावी पथांतर ये आ गया अपने पास। ये याद रखना है, ये याद रखना है लंबवत आपतन पर। अब व्यतिकरण दो प्रकार का, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, संपोषी और विनाशी, दोनों के लिए देखें। संपोषी व्यतिकरण पहला है आपका संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है आपका विनाशी व्यतिकरण। अब जो संपोषी व्यतिकरण होता है इसमें फ्रिंजें कैसी बनती हैं? फ्रिंजें बनती हैं दीप्त और पथांतर होता है एन लेमडा। इसमें लिखो संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजें बनती हैं, दीप्त या ब्राइट फ्रिंजें बनती हैं, तथा पथांतर लेमडा का पूर्ण गुणज होता है, यानी एन लेमडा, तथा पथांतर एन लेमडा होता है, एन लेमडा होता है, यानी पथांतर कितना? एन लेमडा। तब कितना हो जाएगा? तब कंडीशन क्या हो जाएगी? तब कंडीशन हो जाएगी आपकी 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 एन लेमडा। ये 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। अब जो माइनस लेमडा बाई 2 है इधर चला जाएगा तो प्लस लेमडा बाई 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा 2 म्यू टी कोस थीटा एन लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। यहाँ से लेमडा बाई 2 कॉमन ले लेंगे या लेमडा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 लेमडा। ये किसके लिए कंडीशन आ गई? ये कंडीशन आ गई संपोषी व्यतिकरण के लिए, ये कंडीशन आ गई संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण में फ्रिंजें कैसी बनती हैं? विनाशी व्यतिकरण में फ्रिंजें बनती हैं आपकी डार्क या अदीप्त, काली, कुछ भी लिख दो, तीनों में से तीनों एक ही है होती है तो लिखो। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें विनाशी व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, लिखो विनाशी व्यतिकरण में अदीप्त डार्क फ्रिंजें बनती हैं, तथा पथांतर n प्लस माइनस 1/2 n प्लस माइनस 1/2 लेमडा होता है।
यानी पथांतर का मान क्या होता है, n प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस डायरेक्शन बताती है, प्लस यानी जो फ्रिंजें बनेंगी वो केंद्रीय फ्रिंज के ऊपर बनेंगी, माइनस यानी केंद्रीय फ्रिंज के नीचे। अतः कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल माइनस लेमडा बाई 2, माइनस लेमडा बाई 2, यहाँ ले लो n प्लस माइनस, माइनस ले लो, प्लस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस लेना इजी रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1/2 लेमडा। यहाँ से देखो 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लेमडा बाई 2 को उधर ले जाओ, ये आपका n लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, ये उधर जाके प्लस लेमडा बाई 2 बन गया, लेमडा बाई 2 से लेमडा बाई 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बन गया अपना 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। ये कंडीशन किसके लिए आ गई, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, और ये संपोषी व्यतिकरण के लिए। नोट करो, यह आपका इंटरफेरेंस था फानाकार फिल्मों में, कंप्लीट हो गया। अब इस फानाकार फिल्मों में जो फ्रिंजें बनती हैं उनका फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई नेक्स्ट है आपका कंप्लीट। तीन समीकरण याद रखनी है, कौन कौन सी। एक समीकरण आई थी अपनी पथांतर की, पथांतर की समीकरण क्या आई थी, पथांतर की समीकरण आई थी 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लेमडा बाई 2, ये पथांतर की समीकरण आई थी। संपोषी के लिए, संपोषी के लिए आई थी 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लेमडा। विनाशी के लिए आया था, विनाशी के लिए आया था 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। मतलब इस कंडीशन का पालन होगा, इस कंडीशन का पालन होगा इसका, तो दीप्त सॉरी दीप्त फ्रिंजे, दीप्त प्रदीप्त इसको बोलते हैं, दीप्त प्रदीप्त ब्राइट चमकीली, कोई सा भी एक नाम ले लो, इस कंडीशन का पालन होगा तो ये फ्रिंजें बनेंगी दीप्त प्रदीप्त ब्राइट चमकीली। और अगर इस कंडीशन का फॉलो होगा इस तो विनाशी व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण में दीप्त डार्क और काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। अब आता है फ्रिंज चौड़ाई, अब आता है फ्रिंज चौड़ाई। हेडिंग डालो फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज विड्थ, ये फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, पहले भी पढ़ चुके। दो फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई। दो फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई होती है। अब दो फ्रिंजें कौन सी, ये अदीप्त फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई हो गया। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, चौड़ाई, और दूसरा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई,
एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, एक अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? पहले तो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज एकांतर क्रम में बनती है, एक दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त इस क्रम में बनती है, ठीक है। तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, यही तो होगा। ये आपके तीन फ्रिंजे हैं, ये दीप्त, सॉरी ये अदीप्त, ये अदीप्त, ये अदीप्त, यानी ये तो अदीप्त डार्क, डी से डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। इस क्रम में एकांतर क्रम में होती हैं डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है। तो अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज कौन सी है? बी। इसकी चौड़ाई क्या होगी? ये किसके बीच में बन रही है? दो डार्क फ्रिंजों के बीच में बन रही है, तो ये हो जाएगा दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। क्या हो गया? दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। अब ये देखो अदीप्त फ्रिंज कौन सी? ये ले लो, डी डार्क अदीप्त। ये इसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी ये दूरी क्या होगी इसकी? बीटा से बताते हैं, ये दूरी क्या होगी? किसके बीच में बन रही है? दीप्त फ्रिंजों के बीच में बन रही है। तो दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी, भाई एक ब्राइट फ्रिंज ये हो गई और ये एक ये होगी, इनके बीच की दूरी है ये क्या होती है? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ये अपन ने परिभाषा पढ़ ली। फानाकार फिल्म में फ्रिंज अंतराल पढ़ रहे हैं तो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। कितने एंगल पे झुकी हुई है? थीटा एंगल पे झुकी हुई है। फानाकार फिल्म है वो थीटा एंगल पे झुकी हुई है, तो ये आपका थीटा एंगल, ये बना लो। ये मोटाई है आपकी TN, यहाँ मोटाई है TN+1। ये दूरी है आपकी O, ये दूरी है आपकी XN, ये वाली दूरी XN है, और O से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये वाली दूरी है आपकी XN+1। XN+1। ये दूरी, इनको बिंदु मान लो। तो बीटा क्या हो गया? बीटा क्या हो गया? मान लो TN पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, अपन अदीप्त फ्रिंज की निकाल लेते हैं पहले। यानी TN पर यहाँ बन रही है अदीप्त फ्रिंज, ये अदीप्त फ्रिंज बन रही है, और ये यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बन रही है। यहाँ अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त, यहाँ अदीप्त, और जो बीच में है वो दीप्त। तो अपन दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, तो क्या होगी? NV दीप्त फ्रिंज, सॉरी NV अदीप्त और N+1V अदीप्त, दोनों के बीच की दूरी बीटा दीप्त, तो ये हो जाएगा बीटा, बीटा ये वाली दूरी। ये डायग्राम बना लो। बनाओ। इसमें लिख लो फानाकार फिल्म, ये फानाकार फिल्म है ये वाली, इसके बिंदु O से, फानाकार फिल्म के बिंदु O से XN दूरी पर तथा XN+1 दूरी पर दो अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। XN दूरी पर
तथा एक्स एन प्लस 1 दूरी पर से एक्स एन व एक्स एन प्लस 1 दूरी पर एन वी व एन प्लस 1 अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। एन दूरी पर एनवी अदीप्त फ्रिंज, ये तो है एनवी, एनवी मान लिया इसको, एनवी अदीप्त फ्रिंज, ये एन प्लस 1 एक्स एन दूरी पर एनवी अदीप्त फ्रिंज, एक्स एन प्लस 1 दूरी पर एन प्लस 1 अदीप्त फ्रिंज बनती हैं। अतः फ्रिंज अंतराल फ्रिंज अंतराल बीटा से बताते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा आपका एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ये समीकरण नंबर 1। लिखो, ये तो हो गया। अब लिखो एक्स एन प्लस 1 दूरी पर, एक्स एन प्लस 1 दूरी पर जो फ्रिंज है, फानाकार फिल्म है, उसकी मोटाई Tn है तथा एक्स एन प्लस 1 दूरी पर, एक्स एन प्लस 1 दूरी पर जो फानाकार फिल्म है उसकी मोटाई Tn प्लस 1 है। तो इसमें लिखो एक्स एन दूरी पर तथा एक्स एन प्लस 1 दूरी पर, एक्स एन दूरी पर तथा एक्स एन प्लस 1 दूरी पर फानाकार फिल्म की मोटाई, यहाँ अलग अलग लिख लो। एक्स एन दूरी पर फानाकार फिल्म की मोटाई, फानाकार फिल्म की मोटाई कितनी है बताओ? डायग्राम में देखो, एक्स एन दूरी पर Tn है तथा एक्स एन प्लस 1 दूरी पर, एक्स एन प्लस 1 दूरी पर फानाकार फिल्म की मोटाई, फानाकार फिल्म की मोटाई Tn प्लस 1 है। यहाँ Tn और Tn प्लस 1, अब Tn के मान, Tn का मान निकाल लो और Tn प्लस 1 का मान निकाल लो। ये देखो, यहाँ भी देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यहाँ थीटा है, ये लंब है और आधार, लंब और आधार के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? लाल बटा कक्का, लास्ट का देखो एल ए एल और के ए, लंब आधार tan का होता है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए हो जाएगा tan थीटा लंब Tn और xn। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया tan थीटा आ गया Tn प्लस 1 और xn प्लस 1। यहाँ से Tn का मान आया, Tn का मान आ गया xn tan थीटा और Tn प्लस 1 का मान आया xn प्लस 1 tan थीटा। यहाँ से Tn प्लस 1 माइनस Tn, इसका मान कितना गया? इसका मान आ जाएगा आपका tan थीटा कॉमन ले लेना, तो ये आ जाएगा xn प्लस 1 माइनस
एक्स एन टेन थीटा, इसका मान बीटा, इसका मान बीटा, तो ये आ गया अपना टी एन प्लस वन माइनस टी एन बीटा टेन थीटा। ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। क्या किया, ये तो अभी आ गया था पहले, समपोषी के लिए, विनाशी के लिए और पथांतर। अपन को फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रिंज चौड़ाई कौन सी? बीटा दीप्त, बीटा दीप्त ज्ञात कर रहे हैं। बीटा दीप्त, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज किनके बीच में बनेंगी? दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में। जो बीटा दीप्त है या दीप्त फ्रिंज दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में बनेगी। कौन कौन सी? एक एनवी दीप्त फ्रिंज, एनवी ब्राइट फ्रिंज और एनवी डार्क फ्रिंज, एनवी डार्क, एनवी अदीप्त और N+1V अदीप्त, इनके बीच में बीटा दीप्त बनेगी। तो ये जो फानाकार फिल्म है, इसका जो बिंदु O है उससे xn दूरी पर तो बन रही है एनवी अदीप्त। बिंदु O से, फानाकार फिल्म के बिंदु O से xn दूरी पर बन रही है एनवी अदीप्त फ्रिंज। xn उस बिंदु O से xn+1 दूरी पर बन रही है एनवी अदीप्त फ्रिंज। तो दो दूरी आ गई, xn दूरी और xn+1 दूरी, दोनों को घटा दिया, या दोनों के बीच की दूरी है वो हो गई बीटा, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। या बीटा दीप्त कर लो, करना चाहो तो दीप्त कर सकते हो, या यहाँ से पता है दीप्त। अब देखो xn दूरी पर जो फिल्म xn दूरी पर जो फानाकार फिल्म है उसकी मोटाई Tn है। देखो xn पर मोटाई Tn और xn+1 पर मोटाई Tn+1। xn दूरी पर मोटाई फानाकार फिल्म की Tn, xn1+ दूरी पर फानाकार फिल्म की मोटाई Tn+1। तो Tn और Tn+1 के मान निकाल लो, Tn का मान निकाल लो, Tn+1 का मान निकाल लो। वही लाल बट्टा कक्का से tan थीटा का रिलेशन आएगा। tan थीटा से Tn का मान आ जाएगा आपका xn tan थीटा, Tn का मान आ जाएगा xn tan थीटा, Tn+1 का मान आ जाएगा xn1+ tan थीटा, xn+1 tan थीटा। ये Tn के मान आ गए। Tn+1 में से Tn को घटा दो तो ये आ जाएगा xn+1 माइनस xn, और tan थीटा कॉमन ले लो। अब इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? समीकरण 1 बीटा। तो ये आ गया। अब मैं डायग्राम को तो मिटा देता हूं। अदीप्त फ्रिंजों के लिए रिलेशन आया था अदीप्त फ्रिंजों, ये तो पहले का है। अदीप्त फ्रिंजों के लिए संबंध, क्या रिलेशन आया था? अदीप्त फ्रिंजें कहाँ बन रही थी? विनाशी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण के लिए ये रिलेशन आया था। संबंध क्या आया था? 2μt cos थीटा बराबर n लेमड़ा। तो एनवी अदीप्त फ्रिंज, एनवी अदीप्त फ्रिंज एक तो एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए देखेंगे और दूसरा N+1V अदीप्त फ्रिंज के लिए देखेंगे। एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा? मोटाई तो Tn, एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2μTn
कोस थीटा एन लेमड़ा, एन प्लस 1v, एन प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा बताओ देखें। एन प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या आ जाएगा, जैसे एन प्लस 1v फ्रिंज के लिए आया 2 म्यू टी एन, यानी टी की जगह टी एन कर दिया। टी की जगह क्या किया, यहाँ देखो टी के साथ कुछ नहीं था, टी की जगह एन, यानी एन वी फ्रिंज जहाँ बनती है वहाँ फ्रिंज की मोटाई टी एन है, और एन वी फ्रिंज बन रही है तो एन। इसी प्रकार एन प्लस 1v अदीप्त फ्रिंज के लिए ये हो जाएगा 2 म्यू टी एन प्लस 1 कोस थीटा एन प्लस 1 लेमड़ा। सही, घटा दो इस वाले में से ये वाली घटा दो तो ये हो जाएगा 2 म्यू कोस थीटा कॉमन ले लो भाई, इस वाली में से ये वाली घटाएंगे तो 2 म्यू टी कोस थीटा आ जाएगा, 2 म्यू कोस थीटा बाहर आ जाएगा, ये आएगा टी एन प्लस 1 मिनट 2 म्यू कोस थीटा बाहर आ जाएगा, टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। एक तो ये आ गया, इधर एन लेमड़ा माइनस लेमड़ा, एन लेमड़ा प्लस लेमड़ा, इसका तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो एन लेमड़ा प्लस लेमड़ा और घटा दो एन लेमड़ा तो कैंसिल आउट। यहाँ से बचा टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, इसको उधर ले जाओ, इधर लेमड़ा पहले से है और इसका भाग लग गया 2 म्यू टी कोस थीटा। ये आ गया, समीकरण 2 में मान पुट कर दो, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 यही तो है, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, इसको और ऊपर लिख लो थोड़ा, एक बार यहीं लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखा तो ये हो जाएगा लेमड़ा 2 म्यू टी, लेमड़ा 2 म्यू टी, टी थोड़ी आएगा, टी नहीं आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बीटा टेन थीटा, बीटा टेन थीटा। यहाँ से बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा बीटा हो जाएगा आपका लेमड़ा अपॉन 2 म्यू कोस थीटा, कोस थीटा टेन थीटा। यहाँ देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ से बीटा हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका लेमड़ा अपॉन 2 म्यू कोस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो बीटा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया लेमड़ा अपॉन, लेमड़ा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा, ये मान आ गया, बीटा फ्रिंज चौड़ाई का मान आ गया 2 म्यू साइन थीटा। यहाँ तक नोट करो।
ये हो गया। थीटा अत्यल्प है, थीटा कम है। इसको उतार लो एक बार। ये हटा देता हूं मैं। थीटा अत्यल्प है, थीटा अत्यल्प यानी फान कोण कम है। थीटा क्या है? फान कोण। यदि फान कोण कम है, यदि फान कोण थीटा अत्यल्प है, अत्यल्प है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तब अपने पास फ्रिंज चौड़ाई क्या आएगी? लैम्बडा 2 म्यू थीटा मोस्ट। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें लिख लो यानी ये डिपेंड एन पे डिपेंड नहीं करता। समझ लो कम अत्यल्प अत्यल्प थीटा कोण वाली फानाकार फिल्मों से परावर्तित प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई एन पर निर्भर नहीं करती, एन पर निर्भर नहीं करती। एन पर निर्भर करती है क्या? नहीं करती। अतः दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। अतः दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। चौड़ाई समान होगी अर्थात बीटा दीप्त इज इक्वल टू बीटा अदीप्त और इनका मान लैम्बडा 2 म्यू थीटा ये वाला होगा। बीटा दीप्त का मान अपने निकाला ही है तो बीटा अदीप्त का भी यही हो जाएगा। यह आपका फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा और लिख लो
कि ये फीजो फ्रिंजे क्या होती हैं। फीजो फ्रिंजे या समान मोटाई की फ्रिंजे। या समान मोटाई की फ्रिंजें। यहाँ सभी फ्रिंजों की मोटाई या चौड़ाई कैसी होगी, सेम ही होगी। यहाँ देखो बीटा दीप्त, बीटा दीप्त, तो सभी बीटा दीप्त और सभी बीटा दीप्त की जो मोटाई है या जो चौड़ाई है कैसी होंगी, समान होंगी। तो लिखो इसमें इसको EU बोलते हैं या डबल ओ भी बोलते हैं, डबल जेड ओ। इसमें लिखो एक नियत व अत्यल्प फान कोण थीटा वाली पारदर्शी फिल्म पर, वही आपकी फानाकार फिल्म फान कोण थीटा है। एक नियत और फान कोण का मान कम है, तो एक नियत व अत्यल्प फान कोण थीटा वाली पारदर्शी फिल्म पर जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है। अभी यही तो देखा था, लंबवत आपतन के लिए R का मान 0 मान लिया था। लंबवत आपतित होती है तो परावर्तित, जब प्रकाश किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है तथा उनमें पथांतर का मान कितना आया था, λ/2 स्टोक से, और 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस R। वैसे तो R का मान अभी लंबवत आपतित होती है, तो R का मान 0, तो पथांतर 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस λ/2 होता है। ये हो गया उनमें पथांतर।
पथांतर किस पे डिपेंड कर रहा है? मोटाई टी पर। पथांतर का मान फानाकार फिल्म की मोटाई टी पर निर्भर करता है। अतः विवर्तन व्यतिकरण प्रारूप में उन बिंदुओं का बिंदुपत 0 होगा, उन बिंदुओं का बिंदुपत वर्त होगा जो समान मोटाई वाली तरंगों से परावर्तित या पारगमित होती है। उन बिंदुओं का बिंदुपत होगा जहां मोटाई समान होती है। ऐसी फ्रिंजों को फिजो फ्रिंजे कहते हैं। ऐसी फ्रिंजों को फिजो फ्रिंजे कहते हैं। फिजो फ्रिंजें फानाकार फिल्म व्यतिकरण में प्राप्त होती हैं। हेंडिजर फ्रिंजें पतली फिल्म में व्यतिकरण द्वारा प्राप्त होती हैं। ये प्राप्त होती है फानाकार फिल्म में व्यतिकरण और हेंडिजर ये होती है पतली फिल्म में व्यतिकरण। पतली फिल्म में व्यतिकरण। नोट लगा के लिख लेना ये बात, नोट। फिजो फ्रिंजे, हेंडिजर फ्रिंजे। फिजो फ्रिंज ये आपकी फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण, हेंडिजर फ्रिंजे पतली फिल्म में व्यतिकरण। ये हो गया। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां थी। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां थी। पहली तरंगागर के विभाजन द्वारा, तरंगागर के विभाजन द्वारा। दूसरा था आयाम के विभाजन द्वारा। तरंगागर के विभाजन में आपका था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, दो थे। उसमें जो प्रकाश स्रोत होता है वो एक संकीर्ण प्रकाश स्रोत होता है। वेव फ्रंट डिवीजन मेथड बाई वेव फ्रंट
डिवीजन मेथड याद हो तो दो थे इसमें। पहला था शॉर्ट फॉर्म है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC। दूसरा था फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो लाइट सोर्स होता था, वो नैरो लाइट सोर्स होता था, नैरो लाइट सोर्स होता था। लाइट सोर्स, नैरो लाइट सोर्स, संकीर्ण छोटा। याद हो तो देखो लाइट सोर्स था, छोटा बनाने के लिए अपने एक स्लिट ली थी, ने, फिर यंग ने डबल स्लिट ली थी। तो जो लाइट सोर्स होता है वो नैरो होता है। और दूसरा था बाई एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड। इसमें कौन कौन से थे? इसमें था MNP, माइकलसन, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ये आगे आएंगे, अभी दो टॉपिक और बच रहे हैं इस यूनिट के, माइकलसन, न्यूटन रिंग। पतली फिल्म में पढ़ा, पतली फिल्म में व्यतिकरण। और जो पतली फिल्म है वो थीटा कोण पर झुकी हुई हो तो फानाकार फिल्म में व्यतिकरण। अब ये दोनों अपने कंप्लीट हो गए। तो यहाँ देखो ये पतली फिल्म था, इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये पतली फिल्म था, ये फानाकार फिल्म था, ये फानाकार फिल्म था। यहाँ अपने पास जो लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स, यहाँ भी लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स कैसा था? विस्तृत प्रकाश स्रोत। कैसा था? विस्तृत प्रकाश स्रोत। तो विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है? यहां लाइट सोर्स कैसा है? एक्सटेंड। तो जो एक्सटेंड लाइट सोर्स है, विस्तृत प्रकाश स्रोत है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो लिखो विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता आयाम विभाजन विधि में होती है, ये याद रखना। या तो इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लो, आपकी पिछली ही एग्जाम में आया हुआ है ये, इसको लिख लो, विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता। डायग्राम है, इसमें डायग्राम ही बनाना है, थ्योरी न के बराबर है। ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, यह विस्तृत प्रकाश स्रोत है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत और विस्तृत प्रकाश स्रोत। ये हो गया। दूसरी किरण आई, ये एक किरण है, ये दूसरी किरण आई यहाँ पर, दूसरी किरण यहाँ पर। या थोड़ा आगे और ले लो इसको, थोड़ा सा आगे ले लो।
एक तो ये बना लो। यहाँ एस क्या है? नैरो सोर्स। ये है आपका नैरो लाइट सोर्स। नैरो लाइट सोर्स। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स दूसरा लिखेंगे। आपका जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है इसमें लिखो आप एक्सटेंड लाइट सोर्स में सीधी आती है, ये याद रखना, प्रकाश किरण सीधी। इसको आगे और कर लो 1 मिनट। ये है आपका एक्सटेंडेड लाइट सोर्स एस। यहाँ से प्रकाश किरण आई, पतली फिल्म से टकरा के चली गई। यहाँ से प्रकाश किरण दूसरी आई, वो टकरा के यहाँ चली गई। नोट करो ये। ये वाला बना लो। देखो, नैरो लाइट सोर्स से जब प्रकाश किरणें आएंगी पतली फिल्म से, ये आपकी पतली फिल्म है, नैरो लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होंगी और परावर्तित होंगी। परावर्तित किरणों में व्यतिकरण होगा
वो व्यतिकरण प्रारूप स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। नैरो लाइट सोर्स से जब प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होंगी और परावर्तित होंगी, परावर्तित फिल्मों में जो व्यतिकरण प्रारूप बनेगा, जो फ्रिंजें बनेंगी, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, फैली हुई हैं, तो दिखाई नहीं देंगी। यहाँ जब एक्सटेंड लाइट सोर्स लेंगे, जब विस्तृत प्रकाश स्रोत लेंगे, तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो पतली फिल्म पर आपतित होकर परावर्तित होंगी। परावर्तित फिल्मों में व्यतिकरण होगा, वो व्यतिकरण प्रारूप आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई दे लेगा। ये देखो, आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई देगा, आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आंखें तो अपनी इतनी सी हैं और प्रारूप है वो ज़्यादा होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसमें लिख लेना, आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि विस्तृत प्रकाश स्रोत लेंगे तब स्पष्ट व्यतिकरण प्रारूप दिखाई देगा, इसलिए विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। ये दोनों डायग्राम ही बनाने हैं। थ्योरी में लिखना चाहो तो ये लिख लेना, एक्सटेंड लाइट सोर्स में एक्सटेंडेड लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होकर परावर्तित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात बना व्यतिकरण प्रारूप आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई देता है। आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अतः विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। अतः एक्सटेंडेड लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। डायग्राम सही बना है तो थ्योरी कोई नहीं पड़ेगा एग्जाम में, डायग्राम से ही देख लेगा इसको आता है या नहीं आता। डायग्राम सही होना चाहिए। एक्सटेंडेड लाइट सोर्स प्रकाश से एक्सटेंडेड लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होकर परावर्तित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात बना व्यतिकरण प्रारूप आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई देता है। अतः एक्सटेंडेड लाइट सोर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या होगा, नैरो लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होकर परावर्तित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात बना व्यतिकरण प्रारूप आंखों की सहायता से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। वही है आपका, लिख लेना, यहाँ कर देना नैरो दिखाई, यहाँ लिख देना नहीं, बस इतना ही लिखना है, या लिख लो। इसमें नैरो लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें नैरो लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें पतली फिल्म पर आपतित होकर परावर्तित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात बना व्यतिकरण प्रारूप आंखों की
सहायता से स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये हो गया आपका ये विस्तृत प्रकाश स्रोत की आवश्यकता क्यों होती है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड थिन फिल्म। अब आपके इस यूनिट में 2 टॉपिक बचे हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और आपका है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। इनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ तक करो इसको।